सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 6 का यानी सेट नंबर 6 का पहला पार्ट और पूरे आराम से चलेंगे, बढ़िया समझ के चलेंगे। ठीक है। और पहले क्वेश्चन कवर करते हैं। इसके पहले कि बता दूं, 1 से 5 सेट का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए और ढंग से पढ़ाई करिए। जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप जो है उसको सीखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। ठीक है, तो प्रत्येक परिवार की जीवन शैली किससे प्रभावित होती है? तो जीवन दर्शन से। किससे होती है? जीवन दर्शन से। तो प्रत्येक परिवार की जीवन शैली जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। समाज की बुनियादी इकाई क्या है? बता चुके हैं कई बार कि परिवार जो है समाज की बुनियादी इकाई है। परिवार क्या होता है? परिभाषा क्या था परिवार का? परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद आदि के सूत्रों से आबद्ध है। ठीक है ना? वे एक गृह का निर्माण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में पारस्परिक प्रतिक्रिया एवं विचारों का आदान प्रदान करते हुए संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह करते, संस्कृति का निवास सृजन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या होगा, मतलब कि प्रत्येक जो है परिवार का जीवन शैली प्रभावित होती है। तो किससे होती है? जीवन दर्शन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवार में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह उदाहरण है। ठीक है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ए का, निश्चित समष्टि का। ठीक है ना? किसी गांव विलेज में परिवार की संख्या उन परिवार में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात निश्चित समष्टि का उदाहरण है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेफिनिट यूनिवर्स। क्या कहते हैं? डेफिनिट यूनिवर्स। ठीक है ना? डेफिनिट यूनिवर्स कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चित समष्टि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करने से रोका जा सकता है। सब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बचपन से पढ़ते हैं। क्या है इसका? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है, और विटामिन सी लेने से क्या होता है? ये जो है रुक जाता है। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन सी शामिल करने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी बहनों से निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, पीला बुखार, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ठीक है, तो पीला बुखार जो है किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है बताइए? तो 4 क्या हो जाएगा? ए, मादा मच्छर के काटने से। किससे? मादा मच्छर के काटने से। पित्त ज्वर या येलो ज्वर या पीला ज्वर एक संक्रामक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका फैलाव मादा एडिस जाति के मच्छर द्वारा होता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। ठीक है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। क्या है? ए, अर्जन आधारित। ठीक ना? अर्जन आधारित। जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक वर्ग, ठीक है, परिस्थिति में भी बदलाव आ जाता है, तब उसे शीर्ष या ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। दूसरे शब्द में, किसी सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाले ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन शीर्ष सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। ठीक है, अतः अर्ध गतिशीलता उस समाज में पाई जाने वाली अर्जन आधारित हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, जो इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? देखिए, सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति के बीच जो है किसने भेद प्रस्तुत किया है? तो किए हैं एल.टी. हॉबहाउस। ठीक है, एल.टी. हॉबहाउस एक प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक हैं। ठीक है ना? स्पेंसर की भांति हॉबहाउस भी उद्विकासवादी दर्शन के समर्थक और विद्वान हैं। ठीक है, उनका समस्त लेखन उद्विकासवादी सिद्धांत के रंग में रंगा हुआ, और उन्होंने सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे सैद्धांतिक क्वेश्चन टफ होते हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि
आधा तो सिद्धांत जो है बहुत ही उनका गुड़ होता है, टफ होता है और उनको याद करना भी कठिन होता है, ठीक है। लेकिन जो जनरल साइंस के प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। चलिए 7वें प्रश्न पे आते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, ठीक है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, तो सक्रिय रसायन होता है ए, एलीथ्रीन। क्या होता है, एलीथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, एलीथ्रीन है। एलीथ्रीन क्या करता है, सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह है। एलीथ्रीन क्या है, सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह है। यह एक संश्लेषित पाइरेथ्राइड है जो कि क्रिसेंथमम नामक फूल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। किस फूल से, क्रिसेंथमम नामक फूल से प्राप्त किया जाता है। किसको, एलीथ्रीन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, तो वो है ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो क्या होगा, उस पर बैक्टीरिया जो है उनकी जो है प्रोडक्शन रुक जाएगा, मतलब कि जो है जनसंख्या बढ़ना उनका रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो कोई भी सामान हम क्या रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्या होता है, रिएक्शन का गति धीमे पड़ जाता है, ठीक है। नंबर पे आते हैं। आकार के आधार पर परिवार होता है, ठीक है। तो आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है, तो होता है बी। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रत्येक परिवार प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वह समाज में परंपरागत हो, आदिम हो या आधुनिक हो, हर, ठीक है, हर जो है समय परिवार पाया गया है। परिवार ही वो कारखाना है जहाँ व्यक्ति का निर्माण होता है, ठीक है। सही बात है। आकार के आधार पर परिवार निम्न में से 3 प्रकार के हैं। देखिए ये पहले एकल परिवार है, कौन सा है, एकल परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार, और तीसरा कौन सा है, विस्तृत परिवार। कौन सा है, विस्तृत परिवार। सब जानते हैं, बताना पड़ेगा क्या, चलिए बता देते हैं। एकल परिवार में खाली माता पिता और बच्चे, संयुक्त परिवार में माता पिता, चाचा चाची, बच्चे भी, दादा दादी भी, ठीक है। विस्तृत परिवार में क्या है, देखिए परिवार का में कोई मतभेद नहीं होता है, लेकिन परिवार के लोग अलग अलग रहते हैं, कार्य जो है एक ही जगह करते हैं, ठीक है। एक ही क्षेत्र में रहते हैं, कार्य भी उनका एक ही जैसा होता है और रहते लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। उसको कहते हैं विस्तृत परिवार। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह एक है, क्या है बाल विवाह, बताइए ऑप्शन के हिसाब से, तो 10 का हो जाएगा बी, सामाजिक समस्या है, ठीक है। बाल विवाह क्या है, एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह का तात्पर्य कम आयु में होने वाले विवाह से है। वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु क्या है, 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस स्थिति में निर्धारित आयु से कम आयु में होने वाले विवाह को अवैधानिक तथा बाल विवाह की श्रेणी में रख दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, सारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। तो सारदा एक्ट बार बार बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में आया था, ठीक है। और सारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो बाल विवाह संबंधित है, ठीक है। 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। किस में कब पारित हुआ, 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। और लड़कियों की आयु कितनी थी उसमें, 14 वर्ष। बार बार कह रहे हैं, लड़कियों की आयु कितनी थी, 14 वर्ष। और बॉयज़ की आयु कितनी थी बताइए, 18 वर्ष। 18 वर्ष कितनी थी उस समय बॉयज़ की आयु, ये बॉय हैं और ये गर्ल हैं, ठीक है। बॉयज़ की आयु कितनी थी बताइए, तो 18 वर्ष थी, ठीक है ना। और जो जिसे बाद में लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई, लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई, ठीक है। इस प्रयोजक हरविलास शारदा थे। कौन थे, हरविलास शारदा, जिन्हें इस शारदा अधिनियम के नाम से जाना था। ध्यान से रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि शारदा अधिनियम कब आया, 1929 में आया। इसके प्रतिपादक कौन लाया था, तो हरविलास शारदा लाए थे। लड़कियों का उस समय उम्र कितना था, 14 वर्ष था। लड़कों का उम्र कितना था, 18 वर्ष था। एकदम रट जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं, ठीक है। किसके प्रकार हैं बताइए, तो 12 का सी हो जाएगा बहु विवाह का, ठीक है। एक आदमी कई पत्नियों से विवाह करता है, एक पत्नी कई पतियों से विवाह करती है, या समूह विवाह करते हैं, कोई किसी के साथ रह सकता है, तो क्या हो जाएगा, वह बहु विवाह में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा, पिस्पू, रैट, फ्लिया से संक्रमित होता है, ठीक है। तो 13 क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा डी। देखिए चूहों से जो है
प्लेग फैलता है। प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक डेथ, पेस्ट नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह रोडेंट प्राणियों, प्रायः चूहे को का रोग है, जो यर्सिनिया पेस्टिम नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। किस द्वारा? यर्सिनिया पेस्टिम नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष, प्रसंग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निर्दयालुता रोग या स्लीपिंग सिकनेस, कौन सा है? स्लीपिंग सिकनेस। इसमें से किसके कारण होता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। स्लीपिंग सिकनेस जो है किसके कारण होता है? तो 14 का हो जाएगा सी, सीसी मक्खी द्वारा। किसके द्वारा होता है? सीसी मक्खी द्वारा। ठीक है, तो देखिए निद्रालुता रोग या स्लीपिंग सिकनेस, जिसे ट्रिपैनोसोमियासिस क्या कहते हैं? ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है। एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह जीनस ट्रिपैनोसोम से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, किस कारण होता है? प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। यह सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचालित होते हैं। यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। किस देशों में? उप सहारा देशों में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बस याद रखिएगा कि निर्दालुता रोग किससे होता है? तो सीसी मक्खी से होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है बताइए? तो 15 का हो जाएगा बी, एपीमेनोरिया। क्या कहती है? एपीमेनोरिया। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन। देखिए मासिक चक्र बता चुके हैं कि मासिक चक्र जो है शरीर की बनावट और उनके माता पिता से मिले हुए गुण, इन सब पे भी निर्धारित होता है। किसी का जो है 35 दिन का होता है, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 24 दिन का होता है, किसी का 25 दिन का होता है। ठीक है, ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है, मासिक धर्म जो आने का समय होता है, लेकिन 28 दिन को एवरेज माना गया है। 28 दिन को एवरेज माना गया है। ठीक है, देखिए वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम हो जाती है। ठीक है, एपीमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, एपीमेनोरिया कहते हैं। इसे पॉलीमेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक असामान्य गर्भाशयी रक्तस्राव है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि ओव्यूलोन आमतौर पर सामान्य अवधि से पूर्व ही हो जाता है। इसके प्रमुख कारण में तनाव क्या है? प्रमुख कारण क्या है? तनाव है, रजोन निवृत्ति, असंतुलन आहार। ठीक है ना। देखिए इसका जो है पीरियड पर पूरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर के पास जाएं तो पूरा बताते हैं कि आप तनाव ले रही हैं क्या, ठीक है, या सेक्सुअल कोई डिफेक्शन है क्या, असंतुलित आहार ले रही हैं क्या, हार्मोनल असंतुलन होता है, यौन संचालित विकार भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक महिला का देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो 16 का ए, रक्तस्राव की तीव्रता का, कि रक्तस्राव जो है कितने तीव्रता से गिर रहा है। अभी तुरंत गर्भपात हुआ है तो इसको जो है उसको देखना चाहिए, नर्स को देखना चाहिए। ठीक है, अतः गर्भपात वाली महिला को देखभाल करते समय उसके रक्तस्राव को अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सभी बहनों से निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ, बस थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, हम भी लगे हैं आपके साथ कि हमारी बहनें जो है अच्छा से अच्छा करें एग्जाम में। ठीक है, केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है, कौन से जो है एक के लक्षण को छोड़ के, एक लक्षण छोड़ के बाकी जो है दर्शाते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? 17 का सी, योनि से भूरा स्राव। योनि से भूरा। देखिए गर्भावस्था में भ्रूण की मृत्यु गर्भपात मिसकैरेज कहलाता है। भ्रूण की मृत्यु क्या कहलाता है? मिसकैरेज कहलाता है। गर्भावस्था में लगभग 20 हफ्तों के दौरान यह दुर्घटना होती है। ठीक है, 20 हफ्तों के दौरान होने का चांस ज़्यादा होता है। गर्भपात के दौरान महिलाओं में विभिन्न लक्षण दिखते हैं। क्या होते हैं? देखिए जब गर्भपात होता है मतलब बच्चा खराब होता है तो क्या दिखता है? पेट में दर्द होगा, रक्तस्राव हो जाएगा। ठीक है, माहवारी से अधिक पीड़ा का अनुभव होगा। माहवारी में जो पीड़ा होती है उससे बहुत अधिक होगा। सफ़ेद गुलाबी म्यूकस का स्राव होगा। थक्के के रूप में योनि से ऊतक का बाहर आता है। ठीक है, गर्भावस्था की लक्षण लुप्त हो जाती है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक स्कैनर जांच में भ्रूण की धड़कन का न सुनाई देना। देखिए जब बच्चा रहेगा नहीं धड़कन कहाँ सुनाई देगी। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। अब ध्यान रखिए जो इनके साथ भी होता है बड़ा मतलब कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है,
क्योंकि जो है गुड न्यूज़ कहते हैं जो है वो बैड न्यूज़ में बदल जाता है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन अगर किसी को ऐसा हो तो तुरंत से तुरंत अपने नज़दीकी और अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये कुछ दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद जो है बहुत घातक हो सकता है। ठीक है, आपके जो है बच्चेदानी में जो है क्या कर सकता है, इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू हुआ किया गया? तो पल्स पोलियो टीकाकरण चरण का भी देखिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बी, दिसंबर 1995 में। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान भारत में WHO वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI कार्यक्रम आरंभ किया था। ठीक है, कौन आरंभ किया था? WHO द्वारा आरंभ किया गया था में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI कार्यक्रम आरंभ किया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, कितने वर्ष के? 5 वर्ष से कम, ये सब उम्र भी याद रखना, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 5 वर्ष से कम बच्चे की आयु के सभी बच्चों में पोलियो को समाप्त करने के लिए हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके का 2 खुराक दिया जाता है। कब? जनवरी और दिसंबर में ओरल पोलियो टीके का 2 खुराक दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लगाव से संबंधित बाल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु की माता के साथ समीपता बनाए रखने का व्यवहार का कारण है। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा सी, सहज प्रवृत्ति। सहज प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? नवजात शिशु माता के साथ समीपता बनाए रखता है। ठीक है, देखिए एक तो वो दूध पिलाती है माँ, दूसरा उसके साथ हमेशा रहती है, तो क्या हो जाता है? बच्चा जो है अपनी माँ के साथ क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। सबसे पहली बात है कि उसका जो है शुरू में जो भूख जो लगती है, ठीक है, जिससे काम क्रोध होता है ना, काम क्रोध भूख जो है लगती है शुरू में जो है, तो उसको उसकी तृष्णा, भूख की तृष्णा को शांत कौन करती है? माँ करती है। तो जो है शांत करते करते क्या होता है? बच्चा अपनी माँ के साथ सहज हो जाता है। ठीक है, चलिए 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? ठीक है, अब देखिए कई बार बता चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास, रट जाइए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास थ्योरी। ठीक है, बस ऐसा रटिए कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास थ्योरी, ऐसा रट जाइए, बस इतना ही आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। इससे अधिक आएगा तो क्वेश्चन टफ कहा जाएगा। ठीक है ना, चलिए वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक स्थानांतरित कर देता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो कहलाता है ए, इम्यूनोग्लोबिन जी। क्या कहलाता है? इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है ना, वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और प्रतिरक्षित मां से विकासशील भ्रूण को स्थानांतरित कर सकता है, वो क्या होता है? IgG होता है। क्या होता है? IgG, मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है ना, भ्रूण को मात्र IgG एंटीबॉडी का प्लेसेंटा स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, जो शिशु की सुरक्षा प्रदान करता है। IgG एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी वर्ग है जो मानव प्लेसेंटा को पार कर सकता है। देखिए IgG एक ऐसा एंटीबॉडी वर्ग है जो मानव प्लेसेंटा को पार कर सकता है। वो क्या करता है? बच्चों में प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। एकदम याद कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं बनो? 22 पे आते हैं। ठीक है, चलिए 22 पे आते हैं। रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? ठीक है, तो 22 का हो जाएगा सी, दोनों हार्मोन असंतुलन और ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होगा? हार्मोन असंतुलन और ऑस्टियोपोरोसिस। रजोस्राव प्रावस्था के बाद स्त्रियों में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही अस्थियों में अस्थि खनिज घनत्व भी बहुत कम हो जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इन दोनों कारणों के कारण रजोस्राव के पश्चात महिलाओं में अधिकांश हड्डियाँ चटकती है। देखिए मैं जो बोलता हूँ, जब एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा हो सकता है कभी कभी तेज हो जाता है, लेकिन आप क्या कर सकती हैं? हल्का सा धीमे करके या 2 बार करके सुन सकती हैं। ठीक है, वीडियो को एक बार बढ़िया से देखिए, दोबारा भी देखिए, तीसरी बार ऑडियो की तरह सुनिए, बिल्कुल एकदम गाने की तरह क्वेश्चन रट जाएंगे, बता रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरा है निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये 2001 को। ठीक है, देश के निर्माण में महिलाओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। कब किया? वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न है,
विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। यह कथन किसने कह दिया कि विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ठीक है, 24 को जो है वो क्या होगा, बी क्या होगा, लूथर। देखिए, विवाह बीमार आत्माओं के लिए क्या है, एक अस्पताल है। यह कथन लूथर द्वारा दिया गया। देखिए, विवाह से क्या होता है, दो लोग जो है केवल जो है उनका सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं होता है, वो जो है कैसे बनते हैं, एक मन से बनते हैं, अपने दुख सुख में साथ देते हैं, अपनी जो मनों की भावना है उसको व्यक्त करते हैं। और एक और बात, आप ऐसे लोग ऐसे किसी पे विश्वास करते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा वो भी करता है, वैसा सोचता है। ठीक है, आपके हिसाब से कर सकता है, वो भी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक आत्म मतलब दूसरे पर विश्वास का सबसे बड़ा बांध होता है शादी। इसलिए कहा गया है क्या कि विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए क्या है, एक अस्पताल है। ठीक है, आत्मा की बात हो रही है। 25, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, क्या करता था, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, क्या करता था बताइए। 25 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य। ठीक है, ये तीनों कार्य जो है मध्य युग में सब लोग करते थे। देखिए, प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया जाता है। इन प्रकारों की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों और एवं कर्तव्यों में से बंधे रहते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता यह है कि यह समाज की संस्कृति की रचना, सुरक्षा, हस्तांतरण और संवर्धन में योग प्राप्त करे। मतलब कहने का मतलब कि मध्य युग में जो है ये सारे लोग काम करते थे, शैक्षणिक कार्य भी, आर्थिक कार्य भी, धार्मिक कार्य भी। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।